नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रेमडेसिविर के बारे में। हम जानेंगे कि ये दवाई क्यों न्यूज़ में बनी हुई है और ये काम कैसे करती है। ये ही मेजर 2 फोकस होंगे हमारे लेक्चर के, बाकी इस दवाई के बारे में हम और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ये लेक्चर सीरीज़ जो करंट अफेयर्स की हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसका पर्पस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस है। उसके बाद जो भी फैक्ट्स एंड फिगर इस सीरीज़ के अंदर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो या तो न्यूज़पेपर से लिए जा रहे हैं या पब्लिक डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से लिए गए हैं। उसके ऊपर हम कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पूरी कहानी। ये ग्लीड्स नाम की कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी इस दवाई को बनाती है, रेमडेसिविर नाम की दवाई को। ये दवाई सबसे पहले इबोला इबोला के ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई थी 2014 में। तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि ड्रग का टेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, जो मैंने फेविपिरावीर के ऊपर बनाया था, कि ड्रग की एफिकेसी नहीं ट्राई करी जा रही है। ट्राई करी जानी है इस ड्रग की एफिकेसी ओवर कोविड-19। कोविड-19 या फिर कह सकते हैं सार्स कॉव 2, ये जो वायरस है सार्स कॉव 2, इसके ऊपर इस दवाई की एफिकेसी ट्राई होनी है। ड्रग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, ड्रग की एफिकेसी ट्राई नहीं करी जाने वाली है। ड्रग की एफिकेसी ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ग्लिट्स नाम की जो ये कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, इसने इंडियन कंपनी सिप्ला को इसके राइट्स दिए हैं इस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के और सेल करने के। अभी तक सिप्ला एंड हेट्रो नाम की 2 कंपनियां इंडिया में इस दवाई को मैन्युफैक्चर करेंगी और सेल करेंगी, अपने अपने जेनेरिक इस दवाई के बाजार में उतारने वाली हैं। CDSCO ये क्या है? ये है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है ये, ठीक है जी। इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से पेशेंट्स को 5 डेज का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, अलाउइंग अ डेज ऑफ 200 mg ऑन द फर्स्ट डे एंड फॉलोड बाय 100 mg डोजेस फॉर द रिमेनिंग डेज। ठीक है, पहले दिन पे कितने 200 mg की डोज दी जाएगी और बाकी के 4 दिनों पर 100 mg की डोज दी जाएगी। एक चीज मैं बता देता हूँ, रेमडेसिविर जो है वो एक इंजेक्टेबल मेडिसिन है। ये इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। इसकी कॉस्ट कुछ 10 से 20 हजार रुपए पर वायल है। वायल जो एक शीशी होती है जिसमें दवाई आती है, जो आप केमिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस शीशी में से आपको इंजेक्शन भर के लगाते हैं, उसे एक वायल बोला जाता है। ठीक है जी। तो 5 डे ट्रीटमेंट करा गया है। जब इसके ट्रायल्स चल रहे थे, तो ट्रायल में जब अमेरिका में इस दवाई के ट्रायल करे गए थे, तो 2 चीज़ें देखी गई। कुछ पेशेंट्स को ये दवाई 10 दिन तक दी गई और कुछ पेशेंट्स को ये दवाई 5 दिन तक दी गई। तो ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को ये दवाई 5 डेज तक दी गई, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। लेकिन 5 डेज से और 10 डेज तक, यानी कि जिन पेशेंट्स को ये दवाई 5 दिन एक्स्ट्रा दी गई, उनमें कोई खासी मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आई। जो इंप्रूवमेंट आनी थी वो 5 डेज तक आ चुकी थी। अगले 5 दिनों में पेशेंट्स ने कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करी। ठीक है, तो ये दवाई का जो इंडिया में जो ट्रीटमेंट इसकी मंजूरी मिली है, गाइडलाइंस, वो 5 डे ट्रीटमेंट की मिली है। उसके बाद प्रेग्नेंट पेशेंट्स यानी प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स एंड सीवियर किडनी इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स को ये दवाई नहीं दी जाएगी। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि किसको ये दवाई नहीं दी जाने वाली है। उसके बाद इसकी डोजेस कितनी होने वाली है, कितने दिन का ये ट्रीटमेंट है, ये आपने अंडरलाइन करके मार्क कर लेना है। उसके बाद ये CDSCO की फुल फॉर्म रट लीजिएगा। SSC, बैंक पीओ जैसे एग्जाम्स में जहाँ पर जीके पूछी जाती है, वहाँ पर, या स्टेट PCS में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको DCGI भी पता होना चाहिए और इसकी फंक्शनिंग भी पता होनी चाहिए। एक अलग लेक्चर मैं प्रिपेयर कर दूंगा जिसमें इन सबकी फंक्शनिंग मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आगे देखते हैं। इनिशियली ये किस चीज़ के लिए डेवलप करी गई थी, मैंने आपको बताया था इबोला के लिए एक तो, उसके साथ साथ ये हेपेटाइटिस C, RSV वायरस दैट कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और सार्स, जो सार्स और मर्स जैसे जो जो इनिशियल, जो पुराने जो कोरोना वायरस थे, जो पुरानी कोरोना वायरस बीमारियां थी, जो 2003 और 2011-12 में जो आई थी, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जा चुका है। आगे समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो रेमडेसिविर की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस वायरस की वर्किंग क्या है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, ये एक आरएनए बेस्ड वायरस है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस आरएनए के अंदर इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है,
यानी कि ये मटेरियल जेनेटिक कोड आरएनए के अंडर होता है, आरएनए डिपेंडेंट वायरस है। ये आरएनए बताता है कि वायरस कैसे बनेगा, वायरस कैसे रेप्लिकेट करेगा। ये इस वायरस का एक 3D मॉडल है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये स्पाइक्स जो हैं, ये प्रोटीन स्पाइक्स हैं। ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी की वजह से, इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। तो अब ये एक्चुअली में काम कैसे, ये वायरस कैसे काम करता है बॉडी के अंदर जब ये एंटर करता है। तो सबसे पहले इस वायरस को काम करने के लिए होस्ट सेल की जरूरत है, यानी कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर एंटर करता है। लेट्स सपोज ये हमारी बॉडी का सेल है। जब ये सेल के अंदर, जब ये कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर करता है तो ये आरएनए रिलीज करता है। देखिए, द वायरस फ्यूजेस विद द सेल एंड वंस इनसाइड रिलीज अ strand of RNA. Like a blueprint, RNA is a string of genetic code that has instruction to make exact copies of the virus. मैंने आपको बताया अभी RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि इस वायरस के रेप्लिकेशन कैसे होंगे। तो जैसे ही ये वायरस सेल के अंदर एंटर करता है, ये RNA रिलीज करता है। एक बार जब RNA रिलीज हो जाता है तो सेल के अंदर प्रेजेंट राइबोसोम जो होता है, ठीक है, when virus RNA passes through ribosomes, the ribosome produces viral protein। तो क्या करता है, जैसे ही ये RNA इस राइबोसोम के कांटेक्ट में आता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये वायरल प्रोटीन्स यानी वायरस के जो प्रोटीन है उसको रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। अब जो वायरल प्रोटीन जो प्रोड्यूस हुआ था, जो आरएनए और राइबोसोम के कॉम्बिनेशन से जो वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ था, अब वो वायरल प्रोटीन क्या करता है, वो फिर से आरएनए की कॉपी बनाता है। ध्यान दीजिएगा, वो वायरस के आरएनए की कॉपी बनाना शुरू करता है और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, वायरस का जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। तो जब वो आरएनए की कॉपीज बनाता है, उसके साथ साथ फिर वो और किन चीजों की कॉपी बनाता है, वो जो वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं और वायरस की जो मेम्ब्रेन है, उन सारी चीजों को भी रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। ये जो वायरल प्रोटीन है, ये आउटर स्पाइक्स को, मेम्ब्रेन को और वायरल आरएनए की कॉपीज बनाना शुरू करता है। जितना ज्यादा, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर ये आरएनए राइबोसोम के साथ कनेक्ट करेगा, राइबोसोम के साथ मिक्स होगा और ये फिर से और वायरल प्रोटीन बनाएगा। फिर ये वायरल प्रोटीन और ज्यादा आरएनए बनाएगा और फिर वो आरएनए फिर से वायरल प्रोटीन बनाएगा। तो एक विशियस सर्कल बन जाता है। और ये जो वायरस है, ये इसी तरीके से अपने आरएनए और वायरल प्रोटीन बनाता जाता है, मैन्युफैक्चर करता है एक सेल के अंदर और रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। जब ये कॉपीज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं तो ये पूरे के पूरे सेल को भर देती हैं। अब क्या होता है, अब ये जो आरएनए, अब ये जो वायरस के डिफरेंट पार्ट्स हैं कोरोना वायरस के, यानी कि आरएनए जो है, स्पाइक्स है, मेम्ब्रेन है, वायरल प्रोटीन है, ये सारे क्या हैं, ये वायरस के पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं। ये होस्ट सेल के अंदर का मैकेनिज्म यूज करके एक एग्जैक्ट कॉपी वायरस की बना देते हैं। यानी कि अगर एक वायरस एंटर हुआ था, हम इसको एक वायरस मान लेते हैं, ये एक सेल के अंदर एंटर हुआ, सेल के अंदर एंटर होने के बाद इसने आरएनए रिलीज करा, उस आरएनए ने राइबोसोम्स के साथ कनेक्ट करके वायरल प्रोटीन बनाया, उस वायरल प्रोटीन ने इस वायरस के अदर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करा और फिर उस होस्ट सेल के मैकेनिज्म को यूज करके उन्होंने एक कंप्लीट सेल को असेंबल कर, उन्होंने एक कंप्लीट वायरस को असेंबल कर लिया, उन्होंने एक कंप्लीट वायरस जनरेट कर दिया। अब क्या होगा, ये वायरस जो होस्ट सेल था उसको छोड़ेगा, उस सेल में से निकलेगा और ये अदर सेल के अंदर एंटर करेगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और इस तरीके से इस वायरस की नंबर ऑफ कॉपीज बनती चली जाएंगी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये वायरस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। अब रेमडेसिविर इसमें क्या करती है, रेमडेसिविर मिमिक्स अ पार्ट ऑफ वायरल आरएनए, जो वायरस का जो आरएनए है उसको मिमिक करती है, उसके जैसा ही एक आरएनए डेवलप करती है और ये क्या करती है, ड्यूरिंग कॉपिंग प्रोसेस, जब आरएनए कॉपी हो रहा होता है तो ये आरएनए के स्ट्रेन के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, क्योंकि वायरस ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये ओरिजिनल आरएनए है या जो रेमडेसिविर ने मिमिक करा हुआ है ये वो चीज है। ठीक है, तो व्हेन अटैच्ड द ड्रग प्रिवेंट्स एनी फर्दर कॉपिंग। तो एक बार जब ये रेमडेसिविर का जो मिमिक आरएनए होता है ये अटैच हो जाता है आरएनए, वायरल आरएनए के साथ, तो ये उसकी कॉपिंग को, ये जो उसका रेप्लिकेशन जो हो रहा है वायरस का, उसके प्रोटीन का जो रेप्लिकेशन हो रहा है, ये उसको हैम्पर करना शुरू कर देता है और आरएनए स्ट्रैंड जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। जब आरएनए स्ट्रैंड इनकम्प्लीट रह जाता है तो फर्दर वायरस के पार्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं, जो क्रिटिकल पार्ट्स जो होते हैं वायरस के, जैसे कि स्पाइक्स हुआ, मेम्ब्रेन हुआ,
वो नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं, क्योंकि आरएनए स्ट्रेंड ही इनकम्प्लीट रह गया तो प्रॉपर जेनेटिक कोड नहीं मिलता। तो प्रॉपर जेनेटिक कोड नहीं मिलेगा रेप्लिकेट होने के लिए, वायरल जो प्रोटीन है उसको नहीं समझ में आएगा कि किस चीज को रेप्लिकेट करना है। तो इन शॉर्ट क्या होगा, ये आरएनए प्रोसेस जो है ये हैम्पर हो जाएगा ये रेप्लिकेशन का। जैसे ही ये प्रोसेस हैम्पर होगा रेप्लिकेशन का, फर्दर मोर नए वायरस बनने बॉडी के अंदर बंद हो जाएंगे और वायरस का रेप्लिकेशन बॉडी के अंदर पूरे तरीके से स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेमडेसिविर आरएनए को सेल के अंदर मल्टीप्लाई होने से रोकता है, जिसकी वजह से फर्दर ज्यादा वायरस नहीं बन पाते हैं और पेशेंट ट्रीट हो जाता है। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करता है। कुछ चीजें जो ध्यान में रखने वाली हैं इस वायरस के बारे में, वो क्या क्या है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। वो चीजें हैं कि पहला, एक तो ये रेमडेसिविर जो है वो एक इंजेक्टेबल दवाई है। वो इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को दी जाएगी। इंडिया के अंदर इसका 5 डे कोर्स कराया जाएगा। फर्स्ट डे के अंदर आपको 200 mg की डोज मिलेगी और बाकी 4 डे के अंदर अभी 100 mg की डोज दी जाएगी। और ये अभी ट्रायल फेज में यूज होगी। इंडिया के अंदर भी एक ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक और ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया है। ठीक है जी। उसके बाद रेमडेसिविर भी जैसे फेविपिराविर काम करती थी, सेम तरीके से रेमडेसिविर भी काम करती है। ये भी वायरल प्रोटीन यानी आरएनए के रेप्लिकेशन को रोक देती है। सॉरी, वायरल प्रोटीन नहीं, आरएनए के रेप्लिकेशन को रोक देती है। जब आरएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो नए वायरस नहीं बनेंगे। आरएनए रेप्लिकेट होने से नए वायरस क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आरएनए के अंदर जेनेटिक कोड होता है वायरस का। ये एक आरएनए बेस्ड वायरस है और इसका जेनेटिक कोड आरएनए के अंदर होता है, जिससे वायरस रेप्लिकेट होता है। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगेन आप लोगों को जिस भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए, प्लीज मेंशन अस इन द कमेंट सेक्शन। मैं वो वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट करिए, या फिर हमारे कोर्सेज की आपको जानकारी चाहिए तो इस ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर के ऊपर हमें पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। टेक केयर।